हेलो गाइस। तो आज हमारा चौथा लेक्चर है 4th नंबर का बजट को लेकर, है ना। बजट की हम क्या कर रहे थे, बात ही कर रहे थे बजट को लेकर, चौथा लेक्चर। तो हमने बजट के लगभग ऐतिहासिक पहलुओं को देख लिया है और अब हम बजट की आज बात करेंगे प्रक्रिया के बारे में। तो बजट की प्रक्रिया से पहले एक जो था ब्लैक बजट की हम बात कर रहे थे। टाइम हो गया था इसलिए हमने क्लास बंद कर दी थी। ब्लैक बजट तो इतिहास में एक धब्बा है गाइस, इतिहास में एक धब्बा है कि हमारा जो 1973-74 में जो बजट पेश हुआ था, कब 1973-74 में ये जब बजट पेश हुआ तो ये हमारा भारत के इतिहास में ये जो बजट है वो सब सर्वाधिक घाटे वाला बजट है। मतलब इसमें लगभग हमको कितने घाटे का बजट था, ये लगभग 550 करोड़ का, और इसे नाम ही क्या दे दिया गया, ब्लैक बजट, काला बजट। ठीक है। तो इसके घाटे के कारण क्या रहे थे, इसके घाटे के कारणों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो पहला कारण रहा था वो एक तो भारत पाक युद्ध था, भारत पाक युद्ध। दूसरा हमारे जो भारत में है दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल। और जो बांग्लादेश है वहां से शरणार्थी जो थे बांग्लादेश से, वो भारत में आ गए थे, शरणार्थी भारत में आ गए। तो इससे क्या हुआ, भारत में चीजें जो है वो अस्त व्यस्त हुई और भारत का जो बजट है वो कितना घाटे में चला गया, 550 करोड़। इसके बाद भी बहुत सारे बजट, गाजर बजट, छड़ी बजट, इन बजटों की हम बात करेंगे और इसकी भी लिखेंगे, इसको तब भी अपन एक बार और समझ लेंगे गाइस। तो गाइज अभी हमारे बजट से संबंधित जितने भी जो पहलू थे वो सभी क्या हो गए, समाप्त हो गए, खत्म हो गए। तो बजट से संबंधित जितने भी हमारे ऐतिहासिक पहलू थे वो सब क्या कर लिए गए, हमने देख लिए हैं। दूसरी चीज क्या है हमारे सामने, एक जो था, एक छूट गया था थोड़ा सा पोर्शन, कि हमारा जो बजट है वो चमड़े के थैले की जो परंपरा थी वो चली आ रही थी। चमड़े के थैले की परंपरा जो थी वो चली आ रही थी। इस परंपरा को किसने समाप्त कर दिया था, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री ने 5 जुलाई 2019 में इन्होंने एक बजट पेश किया। इन्होंने क्या नाम दिया उस बजट को, बही खाता। बही खाता ये हमने देखा था, क्या किया कि जो 5 जुलाई 2019 को ये चमड़े के थैले की परंपरा को समाप्त करके बही खाता लेकर आई निर्मला सीतारमण जी। अब जो ये बही खाते की परंपरा है इसको भी 2021 में क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और अब जो नई परंपरा आ रही है वो है डिजिटल। अब बजट कैसे पेश होता है, डिजिटल बजट पेश होता है। तो इतना जो है क्लियर है हमारे पास। तो अब बात करते हैं डिजिटल बजट की। तो इसमें क्या आता है, तो क्या कहा हमने, इसमें क्या आता है डिजिटल बजट में, एक यूं लिफाफा, जानते हो ना आप, लिफाफा होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक लिफाफे के अंदर एक अशोक स्तंभ है ना, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ समझ लीजिएगा आप, अशोक स्तंभ है इसके बीच में। तो क्या कहा हमने, इस लिफाफे के ऊपर एक अशोक स्तंभ आएगा। तो अगर आप आज भी अगर गूगल पर जाके सर्च करोगे बजट विद निर्मला सीतारमण, तो उसके एक लिफाफा आएगा, उसके ऊपर ये रेड कलर का होगा, है ना, ये रेड कलर का, और इसके ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ आपको क्या होगा, दिखाई देगा। तो ये जो अशोक स्तंभ है ये गोल्ड कलर का दिखाई देगा। तो ये जो अशोक स्तंभ के ऊपर गोल्ड कलर है, और मतलब इसके लिफाफे के ऊपर गोल्ड कलर में अशोक स्तंभ बना हुआ है, लेकिन इसके जो लिफाफे के अंदर है, अंदर एक होगा पेन ड्राइव, अंदर क्या होगा, एक पेन ड्राइव रखा होगा, पेन ड्राइव रखा होगा। अब जैसे ही ये पेन ड्राइव है, ये वित्त मंत्री जी संसद में जाएंगी, ये पेन ड्राइव कहाँ लगा देंगी, अपने जो भी वहां पे जो संसद में सिस्टम है उसमें लगा देंगी। और जो सिस्टम है उसके जैसे ये पेन ड्राइव लगाएंगे, जितने भी सांसद है उन सभी सांसदों के पास क्या होंगे, जो भी वहाँ सिस्टम है उन सभी सिस्टमों पर बजट शो हो जाएगा। पहले क्या होता था, पहले प्रतिलिपियां वितरित की जाती थी सभी सांसदों को, लेकिन अब प्रतिलिपियां वितरित नहीं की जाती है। अब डायरेक्ट क्या होता है, पेन ड्राइव लगाया और बजट क्या हो गया, शो हो गया। क्योंकि जो पूरा जो पार्लियामेंट है वो, जो हमारा पूरा पार्लियामेंट है वो डिजिटाइजेशन है, पूरा पार्लियामेंट क्या है, डिजिटाइजेशन है हमारा पूरा पार्लियामेंट, तो सभी के लिए सामने खुल जाएगा। इतनी बात क्लियर है आप सभी को कि 2021 में 21 से बजट कैसा आने लग गया, डिजिटल आने लग गया। अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, बजट को तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर। अब हम क्या बात करने वाले, बजट को तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर। बजट में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं
बजट तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर। तो एक शीतकालीन सत्र चलता है, एक शीतकालीन सत्र चलता है, शीतकालीन सत्र। ये सत्र हमारा चलता है सितंबर लास्ट वीक से, सितंबर लास्ट वीक से या लास्ट सप्ताह से, वीक से तो दिसंबर लास्ट वीक तक, लास्ट वीक तक चलता है। अब जो ये शीतकालीन बजट है इसमें क्या कहा जाता है, जो हमारे 28 राज्य है और जो 3 यूटी है, यूटी सरकार, उनसे क्या करती है सरकार, अपनी मांग की बोलते हैं कि आपकी जो मांग है वो हमें बता दीजिए। गवर्नमेंट जो है यहाँ पे सरकार कौन मानता है, सरकार मानती है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि जो सरकार है वो अंतर्यामी नहीं होती है गाइस। सरकार क्या करती है, इन राज्यों से क्या करती है, अपनी अपनी मांग बता दीजिए, किस किस को क्या क्या जरूरत है। तो हर राज्य की जो है सरकार बताएगी कि हमें शिक्षा के लिए इतना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए इतना चाहिए और जो अधोसंरचना के लिए इतना चाहिए। तो हर राज्य की जो सरकार है वो बताएगी, केंद्र सरकार पूछेगी, ये बताएंगे। तो इस शीतकालीन सत्र में क्या होगा, मांगे रखी जाएंगी ना, मांग कि आइए आप अपनी अपनी मांग बता दीजिए। अब जो जरूरतें हैं वो सभी जगह पर समान नहीं होती है गाइस, जो जरूरतें हैं वो सभी जगह समान नहीं होती है। क्यों, क्योंकि जो है कोई राज्य कह रहा है कि हमें शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, कोई बोल रहा है हमें स्वास्थ्य पर खर्च करना है, कोई सिक्योरिटी की बोल रहा है, तो कोई बोल रहा है कि हमें साइंस एंड टेक पर खर्च के लिए पैसा चाहिए, और कोई राज्य तो रोटी कपड़ा मकान पर ही क्या हुआ है, लटका हुआ है। क्योंकि सभी जगह पर, सभी जगह पर जो है जरूरतें समान नहीं होती है। क्या कहा हमने, क्योंकि हर जगह क्या होती है, जरूरतें समान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो है सभी जगह क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है, क्षेत्रीय असमानता है, क्षेत्रीय असमानता, क्षेत्रीय असमानता फैली हुई है। अब क्षेत्रीय असमानता मतलब कहीं पर प्रति व्यक्ति आय अलग है, कहीं पर रोजगार के अवसर में देख लीजिए, गरीबी में देख लीजिए, शिक्षा के स्तर में देख लीजिए, और जो अन्य हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनमें देख लीजिए। सभी जगह स्थिति क्या नहीं है, सभी राज्यों की स्थिति एक समान नहीं है, सभी जगह की जो स्थिति है वो एक समान नहीं है। तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर भारत की जो स्थिति है, की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वही पूरी नहीं हो पा रही है। यहाँ पर एक बड़ी समस्या है, या फिर हम कहें कि चुनौती है, कि जो ये पूर्वी उत्तर भारत है इसमें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आधारभूत आवश्यकताएं, उनकी ही पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और बाकी के जो राज्य है वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, काफ़ी क्या कर चुके हैं, आगे निकल चुके हैं। महाराष्ट्र की गलियों में घूमिएगा, पंजाब की गलियों में घूमिएगा, और आप दक्षिण भारत की गलियों में घूमिएगा तो आपको एक अंतर स्पष्ट नजर आएगा। जब आप महाराष्ट्र की गलियों में घूमेंगे, पंजाब राज्य की गलियों में घूमेंगे और दक्षिण भारत में घूमेंगे, और फिर आप जाएंगे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड की गलियों में घूमेंगे, तो आपको यहाँ पर तुलना अगर आप करोगे तो यहाँ पर असमानता देखने को, असमानता प्रॉपरली आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो हमने क्या कहा, यहाँ का जीवन स्तर और यहाँ के जीवन स्तर में बहुत बड़ी एक खाई है गाइस, इसको पूरी सरकार को करना है। तो यहाँ तक क्लियर है कि जो अभी हमने जो है वो देखा है, हमारे लिए एमपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट कितनी बात है कि शीतकालीन सत्र है, प्री के लिए बढ़िया इम्पोर्टेंट है। जो शीतकालीन सत्र है, शीतकालीन सत्र सितंबर लास्ट वीक से दिसंबर लास्ट वीक तक है ना, ये चलता है। अब यहाँ से जो है आपसे क्या मांगा जाता है, राज्यों से क्या मांगा जाता है कि आपको कहाँ कहाँ कितना कितना क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ कितना कितना क्या क्या चाहिए, मांग रखी जाती है। ठीक है, इन लोगों ने रख दी अपनी अपनी क्या डिमांड्स, इस पूरे सेशन के अंदर क्या रख दी, अपनी अपनी क्या रख दी, डिमांड्स रख दी इन्होंने। अब डिमांड्स इन्होंने रख दी, डिमांड्स रख दी 28 राज्यों ने और 3 यूटी ने, इन राज्यों ने क्या रख दी, अपनी अपनी डिमांड्स रख दी। अब फिर एक और नया सत्र शुरू हो जाता है, बजट सत्र, बजट सत्र। अब जो ये बजट सत्र है ये जनवरी से फरवरी चलता है, जनवरी टू फरवरी में। तो आपसे पूछा जाएगा कि बजट सत्र कब चलता है, जनवरी टू फरवरी। इस बजट सत्र में क्या होगी, यहाँ से मांगे आई और यहाँ पर अब क्या किया जाएगा, बजट को तैयार,
बजट को तैयार करने से पहले यहाँ जो मांगे है वो मान ली जाएगी और बजट कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। अब बजट को तैयार करने से पहले हमारे पास क्या क्या आंकड़े होंगे वो देख लेते हैं। हमारे पास व्यय के अनुमान होंगे, व्यय के अनुमान, और हमारे पास आय के भी अनुमान होंगे कि क्या कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा है या फिर कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ से आएगा। तो आय के अनुमान भी हमारे पास क्या होते हैं, पास होंगे। तो सरकार को ये पता होगा कि कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा है या फिर कहाँ कहाँ से आएगा, और सरकार को ये भी पता लग जाएगा, मांग करेंगे राज्य कि हम कहाँ कहाँ पर हमें पैसा खर्च करना है। अब हम जो है ये जो बजट तैयार किया जाएगा ये कब, जनवरी टू फरवरी। अब ये जो तैयार किया इसे सौंप दिया जाएगा वित्त मंत्रालय को, वित्त मंत्रालय को। ये जो सभी आय के अनुमान, व्यय के अनुमान, बजट तैयार करके किसको सौंप दिया जाएगा, वित्त मंत्रालय को, ये दोनों जानकारियां। अब जो वित्त मंत्रालय है इसके 5 चाइल्ड एजेंसी होती है, इसकी 5, जिसमें एक है आर्थिक मामले मंत्रालय, आर्थिक मामले मंत्रालय इसके अंडर आते हैं। अब ये आर्थिक मामले मंत्रालय में जितने भी ये लोग काम करते हैं ये होते हैं आपके IES, इंडियन इकोनॉमिकल सर्विस। जो अधिकारी होंगे, ऑफिसर होंगे, अब इनको क्या कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है पूरा बजट। ये IES ऑफिसर अधिकारी, ये भी UPSC एग्जाम कंडक्ट करा था, IES है, ठीक है, IES इंडियन इकोनॉमिकल सर्विस, भारतीय अर्थशास्त्र सेवा। तो हमने कहा कि जो सारे अनुमान हैं वो किसको दे दिए, वित्त मंत्रालय को दे दिया। अब वित्त मंत्रालय और जो वित्त मंत्रालय में क्या, यहाँ से कुछ वित्त मंत्रालय क्या करेगा, वित्त मंत्रालय यहाँ जाएगा, यहाँ से कुछ वरिष्ठ IES अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ से चयनित करेगा और क्या करेगा, ले जाएगा, कहाँ पे ले जाएगा, बजट तैयार करने के लिए। तो अब इन IES अधिकारी को चयनित किस आधार पर किया जाएगा, तो उनके अनुभव के आधार पर, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, उनके व्यक्तित्व के आधार पर, क्या उनका जो कार्यकाल कैसा रहा है, वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनको चुन लिया जाएगा। अब जो ये चयनित अधिकारी होंगे, जितने भी 5, 10, 15, 18 जितने भी होंगे, ये इनको चयनित कर लिया जाएगा और वित्त मंत्री के साथ ये रहेंगे। अब जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद, क्या कहा हमने, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 112 स्पष्ट रूप से यहाँ कहता है कि जो भारत में तत्कालीन राष्ट्रपति होगा वो आदेश करेगा वित्त मंत्री को कि वो संसद के दोनों सदनों के सामने आय एवं व्यय के लेखा जोखा को, आगामी वित्त वर्ष के आय एवं व्यय के लेखा जोखा को संसद के दोनों सदनों के सामने क्या करे, प्रस्तुत करे, प्रेजेंट करे, ठीक है। तो अब जो वित्त मंत्रालय का हेड कौन होता है, हेड जो होता है वित्त मंत्रालय का, वित्त मंत्री। तो ये जिम्मेदारियां किसकी है, वित्त मंत्री की। अब इन जिम्मेदारियों का निर्वहन तो कौन करेगा, वित्त मंत्री, लेकिन वित्त मंत्री के हाथ में कुछ भी नहीं है। वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल सकता। वित्त मंत्री को इतना भी नॉलेज नहीं होता है या जानकारी नहीं होती है कि वो साल भर के आय एवं व्यय के लेखा जोखा को याद कर सके। क्या कहा हमने, वित्त मंत्री के पास इतनी जानकारी नहीं होती है कि वो साल भर के आय एवं व्यय के लेखा जोखा को क्या कर सके, याद रख सके, उनके लिए बना सके। तो अब क्या करेगा, अब वित्त मंत्री जो है वो यहाँ से इन ऑफिसर का चयन किया था, इनको बुलाएगा, चलो भाई, क्योंकि वित्त मंत्री तो केवल और केवल लोगों के सामने एक चेहरा है। असली जो मेहनत होती है वो प्रशासनिक अधिकारियों की होती है, और यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी कौन रहेंगे, IES ऑफिसर्स। जो भी मेहनत होती है इसी में नहीं, गए सभी मंत्रालय में जो भी जितनी भी मेहनत होती है वो अधिकारियों की होती है। वित्त मंत्री तो बस एक, यहाँ पर भी क्या है, एक चेहरा है लोगों के लिए। समझ में आई यहाँ तक बात। अब जो वित्त मंत्री है, कहाँ पे बना इसको, जो वित्त मंत्री है, अब वित्त मंत्री इन सभी लोगों को लेगी और कहाँ पर चली जाएगी, ये यहाँ पे मिटा रहा हूं। तो जैसे ही ये वित्त मंत्री इन IES ऑफिसर को लेकर संसद भवन में जाएंगी, सॉरी कहाँ जाएंगे, ये वित्त मंत्रालय के उत्तरी ब्लॉक में। हमने जाना कि बजट कहाँ पे होता है, वित्त मंत्रालय के उत्तरी ब्लॉक में गए। अब इनके प्रवेश से पहले इनके सबके जो मोबाइल फोन्स है वो क्या कर लिए जाएंगे, ले लिए जाएंगे। ये अंदर नहीं ले जा सकते हैं मोबाइल फोन्स को। और जैसे ही ये एक निश्चित हॉल में पहुंचेंगे अंदर, बाहर से जो वित्त मंत्रालय का जो गेट है वो क्या कर दिया जाएगा,
सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा पूरी तरह से। क्या कर दिया जाएगा? पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब इनको क्या कहा कि इनको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112, क्या कहा हमने? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 बोलता है कि इनके पास कितने दिन है? 40 दिन है अधिकतम। अधिकतम इन ऑफिसर्स के पास कितने दिन है? 40 दिन है बजट तैयार करने का। कितने दिन है? 40 दिन। अब इनको 40 दिन के अंदर क्या करना है? बजट तैयार करना है। इन 40 दिनों के अंदर ना कोई इस वित्त मंत्रालय के उत्तरी ब्लॉक में ना कोई अंदर जा सकेगा, ना ही कोई अंदर से बाहर आ सकेगा। दोनों ही इस पे क्या रहेंगे? बंद रहेंगे। जो सुविधाएं हैं इनको अंदर ही सब कुछ, ना कोई जो है अंदर ही इनको सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी। खाना पीना, रहना, स्वास्थ्य एवं अन्य जो इनकी सुविधाएं हैं वो प्रॉपर इनको अंदर मिलेंगी। और बाहर क्या लगे होंगे? एनएसजी कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए होंगे बाहर। ठीक है, इतनी बार इनको अधिकतम कितने? 40 दिन अधिकतम इनको मिले हैं। अब अंदर जो कंप्यूटर होगा या जिन कंप्यूटर पर ये काम करेंगे उस कंप्यूटर में इंटरनेट भी नहीं होगा। इंटरनेट भी इसके अंदर नहीं होगा। और जो है संचार का कोई भी यहाँ पे माध्यम नहीं होगा। यहाँ बात भी नहीं कर सकते बाहर, ना अंदर से कोई बात अंदर जाएगी, ना बाहर से कोई बात अंदर जाएगी, और ना अंदर से कोई बात बाहर आएगी। इस तरह से बजट को ये क्या करेंगे? तैयार करेंगे। अब कोई सूचना का यहाँ पे आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है गाइस, कोई सूचना का यहाँ पे आदान प्रदान नहीं होगा। तो इतना आपको अच्छे क्लियर होगा। हम प्रॉपर नोट्स बनाएंगे क्लियरिटी के साथ। ये आपको केवल समझना है कि क्या हो रहा है। बोर्ड छोटा है इसलिए बार बार मिटाना पड़ता है। तो अब हमने कहा कि यहाँ पर एक लेड लाइन लगा हुआ होता है। इसको वापिस बना लेते हैं। यहाँ पर एक लेड लाइन लगा होता है इस उत्तरी ब्लॉक में। उत्तरी ब्लॉक में क्या लगा होता है? लेड लाइन लगा हुआ होता है। लेड लाइन लगा हुआ होता है, लेकिन उसमें केवल और केवल जो है इनकमिंग सेवाएं होती है। इनकमिंग सेवा होती है, आउटगोइंग उसमें नहीं होती। ठीक है, तो अब ये बजट तैयार करेंगे। इसके अंदर एक बटन होता है जिसको पहले तो ये लेड लाइन का देखते हैं, आखिर क्यों इनके पास एक इनकमिंग सेवा उपलब्ध होती है। तो अगर कोई आपातीय स्थिति आ जाती है तो इनको क्या कर दिया जाता है? बता दिया जाता है। नहीं तो क्या कि बाहर पूरी दुनिया ही खत्म हो गई और ये अंदर बजट ही तैयार कर रहे हो, तो आपातीय स्थिति के लिए ये इनकमिंग सेवा इनके लिए होती है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं कि इनको कितने दिन मिले हैं? 40 दिन। इनको कितने दिन मिले हैं? 40 दिन। अब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो 5 से 7 दिनों में बजट प्रॉपर तैयार हो जाता है। 5 से 7 दिनों में बजट क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। इनको मिले अधिकतम 40 दिन है, 5 से 7। वो निर्भर करता है कि आपने कितने अनुभवी लोगों को अंदर भेजा है। इस पर निर्भर करेगा आपने कितने अनुभवी लोगों को अंदर भेजा है। अब जैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंदर बजट तैयार हो जाएगा तो बाहर एक लगा हुआ होता है, हॉर्न लगा हुआ होता है। अंदर एक बटन होगी, उसमें एक बटन होगी, उसको दबाने बाहर क्या बच जाएगा? हॉर्न बच जाएगा। अब जैसे ही ये हॉर्न बजेगा सबको पता चल जाएगा कि क्या हो गया है? हमारा बजट तैयार हो गया है। क्या हो गया? हमारा बजट क्या हो गया है? तैयार हो गया है। अब लोग बाहर की तैयारियां शुरू कर देंगे। बाहर की तैयारी क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। तो इसमें यहाँ पर बिछाया जाएगा एक रेड कारपेट। यहाँ पर बिछाया जाएगा एक रेड कारपेट और यहाँ इस रेड कारपेट पे लग जाएंगी क्या? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। क्या लग जाएंगी? गाड़ियाँ लग जाएंगी बड़ी बड़ी। जो है वो गाड़ियाँ जो यहाँ लग जाएंगी। ये तो जीप सही नहीं बनी, मान लीजिए आप बना देता हूँ अच्छे से ना थोड़ा सा। तो ठीक है गाइस, ये गाड़ियाँ लग गई। अब जैसे ये अब तैयारियों की बात की थी हमने, तो तैयारियाँ क्या करेंगे? ये कारपेट बिछा दिया, मस्त गाड़ियाँ वाले लग गई। इधर भी सिक्योरिटी गार्ड हो जाएंगे कुछ सिक्योरिटी के लिए। और जो सांसद होंगे गाइस, एक और बात बता देते हो, जो संसद होते हैं इनको दिल्ली में ही एक जो है प्रॉपर रूम प्रोवाइड किया जाता है रहने के लिए ना। इनको रहना यहीं होता है, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्र में ही रहते हैं। लेकिन जब सत्र चलता है या फिर संसद जब चलती है तो ये अपने अपने कहाँ पर होते हैं? यहीं पर दिल्ली में होते हैं। तो आप इतना दिमाग ना लगाइए कि कोई सांसद बहुत दूर है, या कहा कि बहुत दूर है तो उसको 5 दिन आने में लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये सुबह ही होगा। जैसे ये होने वजह सुबह अपने तैयारियाँ कर ली। अब जैसे ये आएंगे यहाँ से बजट में, इसके इन्हें घर जाने की अनुमति नहीं होगी। ये सीधे कहाँ जाएंगे? गाड़ियों में बैठ जाएंगे। ये बैठ जाएंगे गाड़ियों में। अब ये गाड़ियों में बैठकर सीधे कहाँ चले जाएंगे? अपनी पार्लियामेंट, संसद में चले जाएंगे। कहाँ चले गए अब ये चले जाएंगे अब
संसद में। ठीक, यहाँ से ये निकले थे गाड़ियों से और यहाँ ये अपन ने एक संसद बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया प्रॉपर। यहाँ से ये जाएंगे कौन, IES, मतलब जिसमें जिन्होंने बजट तैयार किया वित्त मंत्रालय के उत्तरी ब्लॉक से गाड़ी में बैठकर ये पहुँच गए अब संसद में। संसद में पहुँचने के बाद संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। निम्न सदन, उच्च सदन और एक भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, 3 सदस्य होते हैं। तो हमारा जो निम्न सदन होता है वो क्या है? लोकसभा। लोकसभा, आवाज कम आ रही होगी शायद, ध्यान दूंगा है। ठीक है, तो लोकसभा। उच्च सदन है वो राज्यसभा। अब देखते हैं जो लोकसभा है, जो लोकसभा है इसमें यूपी भी है ना, जो लोकसभा है वो 5 वर्ष तक चलती है। 5 वर्ष के बाद ये क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन। अस्थायी सदन। और जो राज्यसभा है ये, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये अनिश्चित काल की होती है। तो इसे हम बोलते हैं स्थायी सदन। और जो राष्ट्रपति होता है वो तो ठीक है। अब जैसे ही ये बिल लोकसभा में जाएगा पहले लोकसभा में क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है वो, क्योंकि जो जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है वो ही क्या करेगा? वो तय करेगा कि पैसा कहाँ कहाँ जनता के लिए कहाँ खर्च करना जरूरी है और कहाँ खर्च करना जरूरी नहीं है। वो जनप्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधि है वो बताएगा कि जनता के लिए क्या सही है और क्या गलत है। लोकसभा पार्लियामेंट में जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के द्वारा ही चुनकर डायरेक्ट आता है प्रत्यक्ष रूप से। वही क्या बताएगा, क्योंकि 10 लाख जो लोग हैं वो तो कहाँ नहीं आ सकते, अंदर नहीं आ सकता। अब जनता क्यों? क्योंकि जनता का ही पैसा है। हमने कहाँ से पैसा आ रहा है? भारत सरकार, जनता से ही। अब जनता का ही पैसा है और जनता पर ही खर्चा करना है। तो वो कौन बताएगा? एक जनप्रतिनिधि, कि हम कहाँ पर जनता के लिए सही है खर्च करना और कहाँ पर क्या जनता के लिए गलत है और क्या जनता के लिए सही है, जनप्रतिनिधि बताएगा। अब ये क्या हुआ? क्योंकि इन जनप्रतिनिधि क्या होता है? प्रत्येक चुनाव से जनता इन्हें सदन में चुनकर भेजती है, जबकि राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। अप्रत्यक्ष कैसे? कि यहाँ पर जनता किसको चुनती है? एमएलए को चुनती है, विधायकों को चुनती है। और विधायक किसको चुनते हैं? राज्यसभा सांसद को, एमपी को चुनते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और ये जो लोकसभा है ये डायरेक्ट जनता चुन के भेजती है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट में बताएं। इतना आपको समझ में आना चाहिए। वैसे आप ये जो डिस्कशन है ये आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, पॉलिटी का पार्ट है, लेकिन अपने को समझने के लिए जानना जरूरी है। ठीक है, अब जब बात करते हैं कि लोकसभा में जैसे ये बजट पहुंचा, कहाँ पे पहुंचा? ये लोकसभा में। ये बजट जैसे ही पहुंचा तो वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच शुरू की। तो वित्त मंत्री जब तक अपनी स्पीच को नहीं रोकती है तब तक कोई भी बीच में उन्हें टोकेगा नहीं। अब वित्त मंत्री कब तक बोलेंगी? वित्त मंत्री बोलेंगी जब तक कि उन्हें प्रैक्टिस की हुई है। वित्त मंत्री ने जितनी अपनी मेहनत की हुई है बजट की, उतनी देर बोलेंगे, उतनी देर तक उन्हें कोई भी टोकेगा नहीं। उन्हें प्रॉपर बोलने दिया जाएगा, बीच में कोई भी उन्हें नहीं टोकेगा। क्या कहा हमने? अब ये जो बिल है वो संसद में आया, संसद में वित्त मंत्री बिल की बात कर रही है या फिर उठकर वो स्पीच दे रही है, तो जो वित्त मंत्री है उसको कोई भी क्या नहीं करेगा? टोकेगा नहीं, जब तक वो स्पीच देंगी। ठीक है, अब ये जितने भी टाइम तक स्पीच देंगी, मतलब 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितने दिन प्रैक्टिस की है, अब जैसे ये इनकी स्पीच हुई खत्म, अब प्रत्येक संसद की टेबल पर एक कैब होता है। उस कैब को खोलने पर 3 बटन दिखते हैं, जिसमें 2 बटन मेजर होते हैं, रेड और ग्रीन। 2 बटन में होते हैं मेन। अब अगर बहुमत की सरकार है तो लोकसभा से क्या हो जाएगा? बिल पास हो जाएगा। बहुमत की सरकार है तो लोकसभा से बिल क्या हो रहा है? पास हो जाएगा। पहले क्या था सिस्टम? पहले ये 2 बटन नहीं हुआ करते थे। पहले क्या होता था? हाथ उठाते थे, पहले क्या करते? हाथ उठाते थे। लेकिन अब वो जो है वो दौड़ गया। अब बटन होते हैं कि आप अपना बटन दबाइए और अपनी जो भी समस्या है वो बता दीजिए बिल में क्या प्रॉब्लम है। आप हाथ उठाते थे पहले, तो ऐसा भी ये समाप्त कर दिया हाथ उठाना। 2 बटन, क्योंकि पार्लियामेंट का डिजिटलाइजेशन हो गया है, पार्लियामेंट का डिजिटलीकरण हो गया है। इसको बता लेते हैं। हाँ, तो अब जो ये ग्रीन बटन है इसको लोग दबाएंगे, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है तो सभी ग्रीन बटन दबाएंगे। अब बात
समझते हैं कि किसी को अपनी बात रखनी है तो वो बिल्कुल रखे, किसी को अपनी आपत्ति है थोड़ी बहुत तो बिल्कुल क्या करेगा, अपनी आपत्ति बात को रखेगा। कैसे? जो समस्या है वो अपनी रखेगा कि क्या समस्या है उसको। तो जैसे कि क्या बात रखेगा कि अभी हम जो बजट पेश कर उनमें लगभग 3,000 करोड़ रुपए कृषि पर खर्च किए जाएंगे। तो जो कृषि से संबंधित जितने भी वहाँ पे सांसद होंगे वो क्या करेंगे, हमें दिक्कत है तो वो क्या करेंगे, रुक जाएंगे। तो वो कहेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ रोजगार में कृषि से संबंधित रोजगार उत्पन्न होते हैं, भारत में अत्यधिक जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है, जीवन पर्यटन किसी ऐसा वैसा बहुत कुछ कृषि के बारे में बता देंगे और कहेंगे कि बजट तो कम दिया है, इसको बढ़ाइए। तो अब क्या करेंगे वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री इसमें संशोधन करके बजट को बढ़ा भी सकती है। तो अब एक समझते हैं हम, क्या समझना है वो हम समझते हैं। अगर हमारे पास 100 रुपए हैं, क्या है हमारे पास 100 रुपए, तो हम बाजार में 150 तो खर्च नहीं करेंगे। इसी प्रकार जो बजट होता है उसका एक निश्चित अनुमान होता है कि हमारे पास लगभग 100 करोड़ रुपए हैं, ऐसा मान रहे हैं हम ना, इतने पैसे हैं, तो इतने में ही हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। 100 का हम 150 थोड़ी नहीं खर्च कर सकते। हमारे पास भाई 100 ही रुपए हैं तो हम 100 ही रुपए को खर्च कर सकते हैं, 150 खर्च नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो वित्त मंत्रालय मंत्री होता है वो भी क्या करता है, वो इसमें ही एडजस्ट करेगा। कैसे करेगा कि कोई जो हमको ऐसा लग रहा है कि जो है किस क्षेत्र में अधोसंरचना के क्षेत्र में हमने क्या कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है, तो इसमें से थोड़ा कम कर देंगे, इसमें से क्या कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे, कम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा कम कर देंगे, ऐसे करके इस कृषि में थोड़ा बढ़ा देंगे, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ाएंगे जितना सामने वाले ने मांगा है। हाँ, इतना बढ़ा देंगे कि सामने वाला 3-5 ना करे, इतना हम बढ़ा देंगे कि सामने वाला 3-5 ना करे। इतनी बात क्लियर। अब बात आगे बढ़ाते हैं। तो पहले तो जो बंदा है या सांसद है उसे समझाने का ही प्रयास किया जाता है कि भाई इस बार देख लो, अगली बार देख लेंगे तुमको। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो ऐसा संशोधन उसमें किया जा सकता है। ठीक है यहाँ तक। तो जितने दिन लोकसभा में बात चलती है उतने दिन चलेगी। और अब जैसे ही इसने क्या कर लिया, लोकसभा से साधारण बहुमत से बिल क्या हो गया, पास हो गया। अब लोकसभा से जितने दिन हमारी चर्चा चली वो चल गई। अब बिल लोकसभा से कहाँ जाएगा, तो बिल लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से राष्ट्रपति का। अब लोकसभा से हमारा बिल क्या हो गया, पास हो गया, राज्यसभा में पहुंचा। राज्यसभा में दो सकते हैं, या तो ये बिल पर क्या हो, सहमत हो या फिर सहमत ना हो। अब कहा हमने सहमत है तो ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और एक अधिनियम बन के बिल हमारा पास हो जाएगा, 1 अप्रैल से बिल लागू हो जाएगा। लेकिन अगर ये सहमत ना हो, इनको लगता है कि बिल में कुछ ना कुछ त्रुटि है, एरर है, समस्या है, तो ये बिल को फिर से कहाँ भेज सकते हैं, कहाँ भेज सकते हैं, ये भेज सकते हैं लोकसभा में। अब लोकसभा के सांसदों को लगता है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि तो है, हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ त्रुटि तो है, तो वो सुधार करेंगे और बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा और बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको नहीं लगता है कि कोई त्रुटि नहीं है और ये फिर भी त्रुटि बताते हैं, तो ये बिल स्वतः ही जो है पास माना जाएगा। इन राज्यसभा के पास कितने दिन होते हैं, राज्यसभा के पास 14 दिन होते हैं पास करने का। 14 दिन में ये पास करे तो ठीक, नहीं करेंगे तो ये स्वतः ही ये बिल पास माना जाएगा। क्या कहा हमने, लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा को कोई आपत्ति है तो वो इधर भेज सकते हैं। अगर इनको लगता है कि हाँ उसमें थोड़ी बहुत गलती थी उसको सुधारेंगे और पास कर देंगे। लेकिन अगर इनको नहीं लगता है कि हमने जो बना दिया वो तो पत्थर की लकीर है, हमने बना दिया वो तो पत्थर की लकीर है, तो ये अब वापस राज्यसभा में नहीं भेजेंगे। इनके पास 14 दिनों का समय होता है, तो इनको बिल्कुल क्या होता है, पास करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि भाई इनके पास बिल को भेजा ही क्यों, फिर सवाल बनता है ना कि इनके पास हमने बिल भेजा ही क्यों, जबकि इनको तो बस पास करने, सहमति जतानी, साइन करने। तो इसका एक कारण है। कारण क्या है भाई, सम्मान, राज्यसभा के सम्मान के लिए। अब बात करते हैं कि हमने राज्यसभा को तो इतनी पावर दे दी इस बिल में, लेकिन लोकसभा को पावर क्यों नहीं दी। इसका एक कारण है। इसका क्या है, एक कारण है। क्या कारण है, तो जो अनुच्छेद है हमारा संविधान का, अनुच्छेद है 112 कहता है कि ये जो बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया है
ये 78 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। कि ये जो बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया है ये 78 दिनों में क्या हो जानी चाहिए, पूरी हो जाती है। 78 दिन रात 12 बजे के बाद 1 मिनट भी अगर देरी हुई तो सरकार क्या हो जाएगी, विफल हो जाएगी या फेल हो जाएगी और लोकसभा के चुनाव होंगे दोबारा से। क्या कहा हमने, अनुच्छेद 112 कहता है अगर 78 दिन में ये जो पूरी रामायण है, कथा है, ये समाप्त हो जानी चाहिए भाई, नहीं तो क्या मानी जाएगी, सरकार फेल मानी जाएंगी और लोकसभा के क्या हो जाएंगे, दोबारा से चुनाव हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। तो अब सवाल वही है कि राज्यसभा को पावर क्यों नहीं दी गई। इससे पहले एक और सवाल कि जो लोकसभा होती है, क्या लोकसभा में किसी एक पार्टी की मोनोपोली हो सकती है, तो आंसर होगा हाँ हो सकती है। तो राज्यसभा में तो आप बात करते हैं कि जो लोकसभा में सदस्य कितने, 543, राज्यसभा 233, 543, 233, 12 जो होते हैं वो तो नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, 12 जो होते हैं वो तो 543 का और 233, इसको 50% प्लस 1 होना चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए। कितना चाहिए अभी, कितना 273 है, छाया हो चलना 273 है, कितना है 73 है, 50% प्लस 1, ठीक है। और इसमें जो 12 होंगे वो तो नॉमिनेट हो गए, उनको तो सिर्फ सुझाव के लिए रखा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब हमने कहा कि लोकसभा में तो एकाधिकार हो सकता है, क्या राज्यसभा में भी एकाधिकार हो सकता है, तो हो सकता है। कब, जब लगातार 10 वर्षों तक किसी एक ही पार्टी की सरकार रही हो। राज्यसभा में क्या चलता है, 1/3, 1/3, 1/3। तो मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, 11। तो 11 जो सांसद है, ये आपको प्रक्रिया थोड़ी समझ में नहीं आएगी, इसको समझाने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, आप पॉलिटी में समझेंगे समझ में आ जाएगा। तो राज्यसभा में अगर किसी एक पार्टी की लगातार 10 साल तक सरकार रहती है तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी। अब इसकी मोनोपोली हो गई और लोकसभा में सरकार बदल गई, केंद्र सरकार, तो जो है यहाँ से बिल आएगा और यहाँ से तो ये कभी इसको पास ही नहीं होने देंगे। अब भाई जिनको समस्या है वो तो बार बार समस्या ही समस्या बताएंगे। तो ये 78 दिन इनके पूरे कर देंगे और यहाँ सरकार गिर जाएगी, चाहे कितनी ही मेहनत से चुनाव लड़े हो, जीती हो सरकार। तो इसी कारण से क्या करते हैं, राज्यसभा को इसमें पावर नहीं दी गई है। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर। तो आज हम लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, आज से हम लिखना शुरू कर देंगे सुबह से, अगला लेक्चर से सुबह से, तो पता नहीं कितने दिनों बाद वीडियो है। तो आप सभी ने जाना बजट की प्रक्रिया कहाँ से कहाँ तक, और अब हम बजट के प्रकार जो जितने भी प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, अभी प्री में जितना आता है उतना हो गया है लगभग, थोड़ा बहुत तो कुछ बचा है, तो हम लेक्चर क्वेश्चन लेंगे, हम उसके आंसर करेंगे, ठीक, लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। प्री मेंस के लिए आपको फुल तरह से तैयारी हो जाएगी। लगभग प्री में 80% से 90% क्वेश्चन अपने नोट्स से बाहर नहीं जाएंगे। मेंस में भी लगभग 80 से 90%, और इतना अगर आप कर लेते हो तो सिलेक्शन तय है, लेकिन याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब जो लेक्चर आएंगे वो मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा मैं अभी, तो चूँकि उसी में हम क्वेश्चन आंसर से कवर कर लेंगे। लेकिन आपने अगर ये वीडियो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखी होगी, थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर सभी वीडियो आपने देखी है तो प्रॉपरली आपको समझ आई होगी बजट से संबंधित जो बातें हैं। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।